नमस्कार फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें और गलतियों को नज़रअंदाज करें, ऐसा हो नहीं सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि आज की जो कंप्लायंस है वो ठीक है, आप फिगर्स को प्रॉपर ढंग से टोटल करके भर रहे हैं, पर स्केड्यूल गलत भर रहे हैं या स्केड्यूल को भरना भूल गए तो आप मान के चलिए आप ऐसी गलती कर रहे हैं जो ना केवल फाइनेंशियल पेनल्टी के साथ में आएगी बल्कि उसमें प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविज़न है, जेल का भी प्रोविज़न है। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही प्रोविज़न की जिसे हम स्केड्यूल FA बोलते हैं। FA, अगर मैं अदर टर्म्स में बात करूँ, फॉरेन असेट्स। अब ये फॉरेन असेट्स के अंदर आप मान के चलिए उससे फॉरेन असेट्स, इनकम जो भी है, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भी हमें किस तरीके से भरना है, क्या सिचुएशन हो सकती है, स्केड्यूल FA क्या बोलता है। एग्जांपल के तौर पे आप अगर आउटसाइड इंडिया शेयर्स हेल्ड करते हैं किसी भी कंपनी का, या आप आउटसाइड इंडिया किसी LLP में पार्टनर हैं, या आप शेयर्स किसी कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है उसके शेयर हेल्ड करते हैं, या कोई इनकम बाहर से प्रॉपर्टी से होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये स्केड्यूल फॉरेन असेट एंड इनकम से रिलेटेड है। हम अब शुरू करते हैं, हम समझते हैं इस स्केड्यूल FA को, आपको दी गई पीछे जो स्लाइड है उसके अंदर किस तरीके से आपको स्केड्यूल FA में ध्यान रखना है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे स्केड्यूल FA की। आप इस स्लाइड में आप जो देख रहे हैं डिस्क्लोजर, एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि कोई भी एसेट आउटसाइड इंडिया है, शेयर है, लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखी है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका है या बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, जैसे कि आप बाहर LLP में पार्टनर हैं, कोई भी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, तो वो सब आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये स्केड्यूल किस पर एप्लीकेबल है। ये स्केड्यूल एप्लीकेबल है FA स्केड्यूल, जो कि रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया के अंदर है। रेजिडेंट भी दो तरीके के हैं, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। आप बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ अभी, वैसे तो टेक्निकलिटी में हम अंदर नहीं जा रहे। हम रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉर्मली उसको मानते हैं जो लास्ट, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि फिनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रहा हो। साथ में दो कंडीशन अटेस्ट और है, वो एक सेकेंडरी कंडीशन है, पर मेनली क्राइटेरिया यही है। यानी कि जो 182 दिन भारत में है वो रेजिडेंट है, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब उस पर क्या क्या एप्लीकेबल है आप नेक्स्ट इस पे देख सकते हैं कि अब जो ओनर भी होता है, दो तरीके के ओनर, क्योंकि ये टर्म्स आपके आने वाली है। एक तो बेनिफिशियल ओनर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। आप देखोगे कि बेनिफिशियल ओनर मतलब होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट, मीन्स एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसिडरेशन जो देता है या तो अपने लिए या कोई और पर्सन के लिए, राइट। जैसे कि एक मैंने ट्रस्ट बनाया और मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूं, राइट, उससे जो इनकम आ रही है मेरी आ रही है। एक होता है बेनिफिशियरी, मैंने किसी और के लिए ट्रस्ट बनाया। आप समझिएगा, कोई भी एसेट, इंडिविजुअल हु डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड द कंसिडरेशन ऑफ सच एसेट, यानी उसके लिए, उस एसेट के लिए कंसिडरेशन कौन दे रहा है? कोई दूसरा बंदा, राइट। यानी कि मैं किसी दूसरे बंदे के लिए कंसिडरेशन दे रहा हूं, एसेट बना रहा हूं, कह रहा हूं कि उससे होने वाली रेंट इनकम उसकी होगी, तो वो बेनिफिशियरी हुआ, राइट। बेनिफिशियल ओनर यानी अगर मैंने ट्रस्ट बनाया और मेरे लिए कुछ हो रहा है, मेरे को इनकम मिल रही है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, राइट। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है कि ITR कौन सा जाएगा। ITR नॉर्मली क्या है, आप देखना मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं उनमें मिले जुले तो सारे हैं, पर मोस्टली हुआ क्या, कई फ़ोन आए लास्ट वीडियो से रिलेटेड, कोई अडोब से आया, किसी का इंट्यूट से है, कोई और माइक्रोसॉफ्ट से है, बाहर के इसोप है, उसके पास RSU है, उनका टैक्सेशन भी एक अलग तरीका। हम उस टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर RSU इसोप पे टैक्सेशन कैसे होता है उस पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। ITR 1 जो है नॉर्मली सैलरीड क्लास के लिए होता है, पर आज के टाइम पे सैलरीड क्लास के लिए आप इसोप और RSU काफ़ी कॉमन हो गया और बाहर की कंपनी के लिए, बाहर की कंपनी का दिया जाता है। अगर आप MNC में काम कर रहे हैं तो उनके लिए ITR 1 काम नहीं करेगा, उनके लिए ITR 2 या तो हो, और साथ ही साथ अगर कोई इनकम है 3 वो काम करेगा। अब बात आती है क्या नॉन रेजिडेंट फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में आ गए और रहने लग गए 182 दिन, तो क्या उन पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा? तो देखो यहाँ नोट अप्लाइज जो बोला गया है वो क्या बोला गया कि कोई भी फॉरेन सिटीजन 182 यानी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो वो रहने के दिन से ही हो गया, पर उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कंडीशन 4 दी गई है, आप देख सकते हैं। नंबर 1, पर्सन
इज ए फॉरेन सिटीजन, राइट, ये क्लियर हुआ। और फॉरेन सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल वो दोनों अलग अलग होते हैं। कोई रेजिडेंट है इंडिया में मतलब कि 182 दिन या ज़्यादा इंडिया में रुका है, और सिटीजन है वो एक बाई बर्थ मिल गई। तो उसी तरीके से पर्सन जो कि फॉरेन सिटीजन है और इंडिया आया है, नंबर 2 बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या स्टूडेंट वीजा पे। नंबर 3 फॉरेन असेट एक्वायर करी कब, जब वो नॉन रेजिडेंट था, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं हुआ, 182 दिन नहीं था, उससे पहले की सालों में करी, और अब उस एसेट से कोई इनकम नहीं हो रही, तो उसको उस एसेट वगैरह का डिस्क्लोजर नहीं देना है। तो ये तो बात थी सिंपल कि कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन सिटीजन इंडिया में आके अगर रह रहा है 182 दिन तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। एक और अब आगे जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि अब क्या होता है, इसमें कई स्केड्यूल दिए गए हैं। उस स्केड्यूल में जैसे पीक बैलेंस पूछा गया है, उसको कन्वर्ट कैसे करें, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, उसको कन्वर्ट कौन सी रेट से करें, आप समझिएगा, राइट। तो ये सारे टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, उस पे उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना जिस पर्टिकुलर डे पे, जैसे पीक बैलेंस कौन से दिन पे था उस दिन का आप वो ले सकते हो, राइट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आपने खरीदा तो उस दिन की टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट आप लिख सकते हो। अब ये टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट का मतलब क्या हुआ, ये देखो आप देख सकते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि SBI अडॉप्टेड करता है, मिल जाएगी आपको वेबसाइट पे। ये भी बात खत्म है साहब। अब बात आती है कि ये रिपोर्टिंग कौन सी, यहां थोड़ा सा स्लाइड कंफ्यूजन है। रीजन बीइंग मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, इंडिया की बात करें तो, पर बाहर चलता है कैलेंडर ईयर, राइट। तो इस कैलेंडर ईयर के अंदर दिसंबर में खत्म होता है। अब रिपोर्टिंग भी दिसंबर करी गई है। रीजन मैं बताऊं इसका कारण क्या है, क्योंकि बाहर जो कस्टोडियन है, जैसे कि कोई आपका शेयर रखने वाली कस्टोडियन है जिसके पर्टिकुलर कंपनी में आपने शेयर रख रखे हैं, तो उनका कैलेंडर ईयर बंद होता है दिसंबर, और वो रिपोर्ट करते हैं इंडिया को दिसंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखने वाली बात है, जो ये रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग एसेट्स की, मूवेबल प्रॉपर्टी की या आपके शेयर्स वगैरह की, वो आपको दिसंबर तक ही देनी है। यानी कि अब आप समझिएगा, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल और मार्च तक जा रहा है, तो वो आपको रिपोर्टिंग आपको जो करनी रहेगी वो करनी रहेगी 1 जनवरी टू दिसंबर वाली, जो भी आपने एसेट हेल्ड किया गया। दिसंबर एंड होगा, आप देख सकते हैं, तो जनवरी 22 से 31 दिसंबर 22 तक, राइट। अगर हम 22-23 की बात करें, अगर 23-24 की बात करें तो 1 जनवरी 23 टू 31 दिसंबर 23, जो अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ है उसका रिटर्न जो हम भर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर है कि रिपोर्टिंग हमें असेट्स वगैरह की, एक चीज़ और बता दूं, इनकम जो जनरेट हुई मार्च तक वो पूरी लेनी है आपको। देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इनकम यानी कि जैसे डिविडेंड इनकम हुई, वो डिविडेंड इनकम आपको पूरी लेनी है अप टू मार्च 2024 एग्जाम्पल, वहाँ तक लेनी है। नेक्स्ट आप स्लाइड पर आप देखेंगे। अब हम जो इसमें समझने वाले, अब है क्रक्स की, हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं शेड्यूल FA की। अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं इसके कई टेबल दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं A1 टेबल की। आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट, राइट, पूरा पढ़ रहा हूं। हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023। तो ये तो क्लियर, ये पहले नहीं लिखा हुआ होता था, अब उन्होंने प्रॉपर लिखा कि दिसंबर तक आपको करना है जनवरी से। अब मैं आपको बता दूं ये फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब क्या है। देखो नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट होता है, आपने वहाँ सेविंग अकाउंट रखा या कोई भी कमर्शियल अकाउंट ओपन किया, इन सबको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कुछ करने के लिए कोई अकाउंट जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट नॉर्मली होता है, नीचे आप देख सकते हैं। तो ये सेविंग नॉर्मल, अगर आप कॉमन भाषा में बात करें तो सेविंग अकाउंट को मैं डिपॉजिटरी अकाउंट बोल सकता हूँ, किसी भी बैंक में आपने ओपन किया। तो अगर आपका ऐसा है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नंबर, सीरियल नंबर, राइट, ऑर्डर में आप ऐड भी कर सकते हैं रो, कंट्री नेम आप लिखेंगे, कंट्री कोड जो होता है जैसे कि 91 इंडिया का है, उसी तरीके से नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा बाहर का जो है जैसे डॉइच बैंक है तो वहाँ आपने ओपन किया, एड्रेस उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो आप करेंगे, जिप कोड जैसे कि हम पिन कोड बोलते हैं वो आ जाएगा, अकाउंट नंबर आएगा, स्टेटस जैसे कि एक्टिव वगैरह का, अकाउंट ओपनिंग डेट जब कब आपने ओपन किया वो आएगा, पीक बैलेंस जो आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर, वो पीक बैलेंस मतलब सबसे हाईएस्ट बैलेंस कब कितना था वो आपको देना है। अब बात आती है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर आपको देना है, और कोई भी ग्रोस इंटरेस्ट पेड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड अगर कुछ भी रहा तो वो भी आपको देना है। तो ये तो एक बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया। अब चलते हैं दूसरी टेबल पे A2 के अंदर। देखो यहाँ क्या दिया गया, यहाँ समझने वाली, यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नोटिस मेरे पास कई सम्मन्स
कॉल्स क्लाइंटों के आए और बड़ी खास बात क्या थी कि जब उनको मतलब बोला गया कि भरना, आप देखिए बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, प्रॉपरली भरना पड़ता है, तो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, यार क्या फ़र्क पड़ता है, केवल इन्फॉर्मेशन ही तो है। 10 लाख रुपए की पेनल्टी, 10 lakhs रुपीज़ पेनल्टी इज देयर अपार्ट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। बताऊंगा वो भी, क्योंकि इस पे ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट अप्लीकेबल होता है, राइट, एंड डिस्क्लोज फॉरेन एसेट एंड इनकम के कारण, राइट। तो अब आता है डिटेल्स ऑफ फॉरेन कस्टडियल अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया बेनिफिशियल इंटरेस्ट, पहले क्या मतलब हुआ, कोई भी ड्यूरिंग द ईयर कैलेंडर जो आपका है 31 दिसंबर 2023, राइट। सिमिलर थिंग पे अब कस्टोडियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ हमारा आपने देखा होगा CDSL, NSDL, ये जो हमारी डिपोजिटरी है, मेन डिपोजिटरी जहाँ पे अपन शेयर होल्ड करते हैं, DP, जिसे DP तो होता है जैसे ICICI बैंक, ये होते हैं हमारे कस्टोडियन, इनके थ्रू ही DP ओपन होती है। तो जैसे कि CDSL के अंदर आपका अकाउंट है जो हमारे शेयर्स को हेल्ड करता है, कस्टोडियन में है, वो मालिक नहीं है। मालिक तो एक्चुअली देखा जाए तो बेनिफिशियरी तो हम है, वो तो कस्टोडियल। उसी तरीके से जो फॉरेन एसेट्स होते हैं उनको भी रखने के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन कराया जाता है। अब कोई भी हो सकता है, इसमें कई जैसे कंपूशेयर करके एक कंपनी है जो आते हैं काफ़ी उसमें ओपन करवाते हैं जो क्लाइंट्स हैं, तो वो कंपूशेयर क्या हुआ, वो भी एक कस्टोडियल हुआ, वो एक शेयर्स रख रहा है वहाँ पे, राइट। तो ये पर्टिकुलरली कस्टोडियल अकाउंट का मतलब हुआ, कंस्टिट्यूशन जो कस्टोडियन है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, मीनिंग दैट भाई आपके शेयर जहाँ पे रखे हुए हैं उस कस्टोडियल की डिटेल आएगी। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, कंट्री नेम, कंट्री कोड, ये सब बड़े इजी हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर, स्टेटस वही है, अकाउंट ओपनिंग डेट, पीक बैलेंस। अब बात आता है पीक बैलेंस। एक्चुअली क्या है पीक बैलेंस का मतलब, अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आप बैलेंस आपने जो शेयर है कस्टोडियन के पास में जो लेज़र देता है उसके अकॉर्डिंग उसके पास में एक तो होता है आपने शेयर हेल्ड किए, उन शेयर कितनी क्वांटिटी में, एक होता है लेज़र, उस पर्टिकुलर कस्टोडियल के पास आपने जो लेन देन किया उसका जो पीक बैलेंस था वो आपको देना है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा। अब लास्ट में जो आप कॉलम देख रहे हैं आप देखिए उसका क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। कहने का मतलब है कि जैसे कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड है या प्रोसीड है, तो वो आपको यहाँ पे भरनी रहेगी। इस तरीके से ये कस्टोडियल अकाउंट हुआ। अब हम आगे चलते हैं, एक और अब बात आती है सबसे एक जो डिस्क्लोजर जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक माना जाता है कि भाई डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, राइट, वही 31 दिसंबर 2023, राइट, 23-24 की बात करें तो हम। अब बात आती है फॉरेन, ये सिंपल आप जो समझ रहे हैं वो ही है। अगर आपको सोप, RSU, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट मिला है तो वो आपको सब यहाँ डिस्क्लोज करना रहेगा। उन शेयर्स की जो आप क्वांटिटी भी रखें अपने साथ, उनकी वैल्यू भी पूछी जाएगी। क्वांटिटी का मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पे कॉलम नहीं है, बट स्टिल आपको एक एक्सेल में रखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये क्या है, फॉरेन में जो आपने इक्विटी, जैसे आपने मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर आपने खरीद लिए, आपने RSU में मिल गए या आपने खरीद भी लिए, जरूरी नहीं है RSU में ही मिले, खरीद भी लिए आपने, गूगल का आपने परचेज कर लिया, फेसबुक का आपने परचेज कर लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आने वाली है। देखते हैं किस तरीके से। सीरियल नंबर, कंट्री नेम, कंट्री कोड, नेम ऑफ द एंटिटी यानी गूगल, एड्रेस आ जाएगा, जिप कोड आ जाएगा, नेचर ऑफ एंटिटी मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, डेट ऑफ एक्विजिशन कब आपने खरीदा वो है, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने 100 शेयर गूगल के खरीदे, कितने रुपए में खरीदे वो यहाँ पे आएगा। अब ये क्या है, ये आपने तो डॉलर में खरीदे होंगे, इनको कन्वर्ट करना है तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट जो मैंने आपको बताई थी वो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के दिन का आपको कन्वर्ट करना रहेगा। पीक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग, अब देखो अगेन दिक्कत क्या है, अब पीक वैल्यू आपको पूरे कैलेंडर ईयर में देखना पड़ेगा कब सबसे ऊपर गूगल का प्राइस गया और उसकी वैल्यू, थोड़ा सा ये एक डिफिकल्ट टास्क है जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि आपने जो कॉस्ट में खरीदी वो कॉस्ट यहाँ पे कितनी थी, बट स्टिल पीक वैल्यू है तो आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड करके कि उस गूगल शेयर के पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा प्राइस कब थे तो उस वैल्यू पे आपको यहाँ पे लिखना रहेगा मल्टीप्लाई करके, क्लोजिंग वैल्यू कितनी रही, और साथ ही साथ लास्ट में आप देखिए 12 नंबर कॉलम के अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल ग्रोस अमाउंट पेड क्रेडिटेड विथ रेस्पेक्ट टू होल्डिंग ड्यूरिंग, कोई भी ग्रोस अमाउंट पेड यदि अगर आपने बेचा है वो, और टोटल ग्रोस प्रोसीड फ्रॉम द सेल रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि देखो टोटल ग्रोस अमाउंट पेड क्रेडिटेड ये तो टोटल आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द होल्डिंग, जितना भी आपने अमाउंट पे किया है वो आ गया,
और जो लास्ट कॉलम है 13 वो है हमारा डिविडेंड वाला, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया, सॉरी सेल वाला। 13 नंबर जो कॉलम है वो सेल वाला कॉलम है, क्योंकि देखो वो प्रॉपरली लिखा हुआ है, और जो आपने अमाउंट पे किया है वो है टोटल परचेज करने के लिए। 13 कॉलम है टोटल जो प्रोसीड आपको सेल रिडम्पशन करने से मिली है वो है। तो ये देखो मैं फिर आपको बता दूं, ये कोई कैपिटल गेन स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे आपको ये केवल डिस्क्लोजर पार्ट है, और उसके लिए नॉन डिस्क्लोजर के लिए 10 लाख की पेनल्टी है। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए। देखो मोडस ऑपरेंडी के मैं पहले थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मिस्टर ए इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट है अप्लीकेबल होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान के चलते हैं। अप्रैल 2022 ही ओपन्स ए ट्रेडिंग अकाउंट विथ एन इंडियन ब्रोकर, समझिएगा, फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर लिस्टेड ऑन नास्डैक, यानी कि यूएस के अंदर। टू मेक सच इन्वेस्टमेंट द इंडियन ब्रोकर ओपन हिज 2 अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए 2 अकाउंट खोलने हैं उसको, नॉर्मल ऐसा ही होता है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट जो शेयर के लिए ट्रेडिंग करेंगे, और दूसरा विथ यूएस ब्रोकर ओपन कर लिया, एंड सेविंग अकाउंट जो कोई पर्टिकुलर बैंक है, मान लीजिए इसमें मैंने लिखा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, राइट। टू फैसिलिटेट, भाई वहां से पैसा जाएगा वहां उसको दिया जाएगा, डिपॉजिट इन यूएस ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेड ऑन द नेस्डैक, राइट। ही हैज टू फर्स्ट डिपॉजिट अमाउंट इन एसबीएम जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस है, राइट, उसमें और फिर वहां से ट्रांसफर करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एक इनिशियल डिपॉजिट उसने 15 लाख का किया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और अनदर डिपॉजिट किया 30 लाख का 1 अक्टूबर 22। यहां मैं ये समझाना चाह रहा हूं, यहां पे आप मान के चलिए 3 चीजें होगी। फर्स्ट, मैं एक बार पीछे A1 टेबल पे आपको लेके चलता हूं। आप देखिए A1 टेबल पे ये है डिपॉजिटरी, तो यहां आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस का पूरा जो हिसाब किताब है, क्लियर। अब आता हूं मैं A2 पे, यहां है कौन, कस्टोडियल। कस्टोडियल कौन हुआ, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहा है वो कंपनी, समझ रहे हैं। उस कंपनी में पूरी डिटेल आने वाली है, कितना पीक बैलेंस रहा उस कंपनी के पास, ब्ला ब्ला ब्ला। और थर्ड A3 जो है वो है, हम अब अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी शेयर में ट्रेडिंग अकाउंट, तो उन शेयर्स की डिटेल यहाँ आने वाली है। तो इस एग्जांपल से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अपन को भागना रहेगा। नेक्स्ट चलता हूँ। अब क्या है, A4 में आप देखिए, कोई भी फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, बाहर में कोई इंश्योरेंस एनुअली कुछ आपको मिलने वाला है, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट किए, वन टाइम कुछ पेमेंट करके एनुअली कुछ मिलेगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। नॉर्मली ये कम रहता है, बट स्टिल आप देखिएगा, जैसे कि A4 के अंदर डिटेल्स ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस की जो मैंने बात कर रहा हूँ, कंट्री कोड, आप देखिए सीरियल नंबर, कंट्री कोड, नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे यहाँ पे भी कई इंश्योरेंस वाले होते हैं, एड्रेस, जिप कोड, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब आपने एन्युटी के लिए किया, कैश वैल्यू क्या थी उसका जब बात की गई, और टोटल ग्रोस अमाउंट कितना उसको पे किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी रहेगी। आप फिर याद रखिएगा, ये एक कैलेंडर ईयर की इंफॉर्मेशन है, ना कि फाइनेंशियल ईयर की। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ए वाला पार्ट खत्म, अब आता है बी के अंदर है डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी हेल्ड इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी, कोई बेनिफिशियरी भी आप हैं, कोई दूसरा कर रहा है आप हैं, तो आप उसको भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, LLP में आप पार्टनर हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, राइट, कि 30% के पार्टनर है, तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, सीरियल नंबर, कंट्री कोड, जिप, नेम ऑफ एंटिटी, नेम एंड एड्रेस, नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पार्टनर, डायरेक्टर है, बेनिफिशियल ओनर है, राइट, आपका खुद का ही है, और कब से आप ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट हेल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, ये कोस्ट में पूछा गया है, और इस इन्वेस्टमेंट से क्या कोई इंटरेस्ट कुछ आ रहा है, आप अगर आपको मिल रहा है वो यहाँ पे इनकम एक्रूड में दे रहा है। नेचर ऑफ इनकम मतलब कि अदर सोर्स के इनकी इनकम है या कुछ भी। इनकम टैक्सेबल एंड ऑफर्ड इन दिस रिटर्न अमाउंट भी, भाई हाँ मेरी अदर सोर्सेज की इनकम थी, मैंने 1 लाख रुपए किए, स्केड्यूल जहाँ पे स्केड्यूल OS अदर सोर्सेज पे मैंने डाला है, आइटम नंबर ऑफ स्केड्यूल जो कि पर्टिकुलर आप देखते हैं कॉलम नंबर बोलते हैं या आइटम नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पे आपको देना है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे जो बात आती है कि हम फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ एजेंट, नॉमिनी, अटॉर्नी, पर्सन एक्टिंग इन सम अदर कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट अदर विथ रेस्पेक्ट टू द एंटिटी, या आप LLP में पार्टनर है, यहाँ बहुत सारी फॉर्म दी गई है, या आप ट्रस्ट में है, बीइंग बेनिफिशियल ओनर है, किसी भी ट्रस्ट बना और आप बेनिफिशियल ओनर, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, ओनरशिप इंटरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम, मैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट वैसे भी बता चुका हूँ कैसे भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन।
अब सी जो हमारी टेबल है वो क्या बोलता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बाहर आपने, ये सब आउटसाइड इंडिया है, उसकी आपने एक मकान खरीदा, उसकी डिटेल यहाँ पे दे रही है, सीरियल नंबर, कंट्री नेम आप देख सकते हो नॉर्मल वही है, एड्रेस है, ओनरशिप आपकी कैसी है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है या आप खुद बेनिफिशियरी हो, ये दोनों का मैं मीनिंग बता चुका हूँ, डेट ऑफ एक्विजिशन कब करी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना डाला और इनकम डिराइव कितनी हुई अगर कुछ उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, तो नेचर ऑफ इनकम रेंट इनकम है। और सिमिलर कॉलम है जो 9, 10, 11 है जो हम पहले कर चुके हैं कि या तो अदर सोर्सेज की इनकम है या रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। स्केड्यूल कौन सा है, स्केड्यूल हाउस प्रॉपर्टी HP, स्केड्यूल OS अदर सोर्सेज, उसमें गया और उसका आइटम नंबर क्या है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन पूरी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट D की। अब ये बोलता है कि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ली और अदर कैपिटल कोई आप है अपार्ट फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यहाँ आपको देनी है। जैसे कि हम बात करें कि आपके पास कोई कार है बाहर, तो वो यहाँ पे आ सकती है, कैपिटल असेट है तो अब उसका भी सेमी डिटेल है, सिमिलर फ्रंट पे पूरे के पूरे, कंट्री नेम, जिप कोड, नेचर ऑफ असेट क्या है, ओनरशिप डायरेक्ट, डेट ऑफ एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम अगर कुछ हो रहा है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, और वही तीनों कॉलम जो अमाउंट है, स्केड्यूल कौन सा है और आइटम नंबर कौन सा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फ्रीज हुई। अब हम आगे चलते हैं E नंबर पे। अकाउंट अगर आपने बाहर जिसपे आप साइनिंग अथॉरिटी है, राइट, तो वो डिटेल आपकी, जैसे कोई माइनर का अकाउंट आप साइन कर रहे हैं तो वो यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन देखिए आप, सीरियल नंबर के बाद में एड्रेस, कौन से इंस्टीट्यूशन में ऐसा अकाउंट है, कंट्री नेम क्या है, जिप कोड क्या है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जैसे कि माइनर हुआ, अकाउंट नंबर आपने दे दिया, पीक बैलेंस उसमें कितना था, वेदर इनकम एक्रूड टैक्सेबल है कि नहीं है, आपके हाथ में, माइनर की मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी अगर माइनर है, अगर यस तो इनकम एक्रूड कितनी हुई, और अगर है तो ऑफर कैसे किया, कौन से आपने स्केड्यूल में किया और इसका आइटम नंबर क्या है, अमाउंट कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फ्रीज होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट F में। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहर ट्रस्ट बनाया है और आप क्या है, आप एक बेनिफिशियरी है, सेटलर है या ट्रस्टी है, आपको किसी भी तरीके की हो सकता है इनकम भी हो रही है, उसकी डिटेल यहाँ देनी है, सीरियल नंबर, कंट्री नेम, जिप कोड, नेम, एड्रेस ऑफ द ट्रस्ट का, राइट, नेम एड्रेस ऑफ द ट्रस्टीज जो भी है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेटलर, सेटलर कौन होता है, जो ट्रस्ट को बनाता है, पैसे देता है कि भैया ये बना दो और ये इनके बेनिफिट के लिए है, वो सेटलर होता है। एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी, डेट सिंस पोजीशन हेल्ड, कब से आप वहाँ पे है, वेदर इनकम डिराइव्ड इज टैक्सेबल इन योर हैंड, कुछ आपको मिल रहा है, टैक्सेबल है कि नहीं है, येस है तो इनकम कितनी डिराइव हुई ट्रस्ट से, और फिर वो लास्ट में तीनों कॉलम की अमाउंट कितना है, स्केड्यूल कौन से में टैक्सेबल है और आइटम नंबर कौन सा है। अब देखिए लास्ट अगर हम बात करें कि ये कॉलम क्या है, ये अगर आप कुछ छूट गया आउटसाइड इंडिया, डिटेल्स ऑफ एनी अदर इनकम, आप समझिएगा कोई भी इनकम अगर छूट गई वहां पे टैक्सेबल नहीं हुई, कहां पे, एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट इंक्लूडेड, कहां पे, जो हमारा A से लेके F अभी तक जो हमने पढ़ा वहां पे आ गई, इनको इंक्लूड नहीं करना है, अगर यहां इंक्लूड हो गई तो यहां नहीं आनी है, समझ गए आप। अगर हमने पीछे जो A से लेके F तक जो भी स्केड्यूल देखे वहां अगर आ गई तो यहां नहीं आनी, और दूसरी कहां गई, इनकम फ्रॉम बिजनेस की है, इनकम है और प्रोफेशन से, तो वो अगर वहां आ गई तो यहां नहीं आनी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपको लगता है आउटसाइड इंडिया हुई है तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल देनी है, कंट्री नेम, कोड, जिप कोड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम आपको मिला है, इनकम डिराइव्ड, नेचर ऑफ इनकम क्या है, टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, है तो आपकी इन अमाउंट कितना है, स्केड्यूल कितना है और कहाँ आइटम पे जाके टैक्सेबल हुई है। ये सब स्केड्यूल के फॉर्म है, FA के टेबल्स हैं, मैंने बड़ी अच्छी ढंग से आपको बताया। अब मैं एक और आगे आगे लेके चलता हूँ कि साहब यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट आप समझिएगा और पेनल्टी, सेक्शन 42 आप समझिए, 42, सेक्शन 43, 49 और 50 आप समझिए, ये क्या है, ये है आपके ब्लैक मनी, आप समझिएगा ब्लैक मनी इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, राइट, और ये भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट और जो इनकम है उसके कारण, सेक्शन 42, 43 उसी का है। पेनल्टी अगर आप फेल हो जाते हैं कि रिटर्न में नहीं डाला तो आप देखिए, आप इजी मत लीजिएगा, सम्मन इशू है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कईयों के हमने प्रॉपर रिप्लाई किए और वापस सेटिस्फैक्ट्री जवाब भी आया डिपार्टमेंट से और प्रॉपरली क्लोज भी किया, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि हमें परसू भी अच्छे ढंग से करना पड़ता है तो वो भी करना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी के लिए तैयार रहिएगा। तो पेनल्टी है 10 लाख की, अगर आपने इनकरेक्ट, ये तो थी आप देखो फेल टू प्रोवाइड द रिटर्न रिगार्डिंग फॉरेन, आपने भरा ही नहीं, अब आपने भरा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी 10 लाख की पेनल्टी। सिमिलर फ्रंट पे सेक्शन 49, 50 पे भी कि भाई पहले तो आपने फर्निश ही नहीं किया रिटर्न,
फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू द फॉरेन इनकम या असेट, वहाँ बताया ही नहीं, तो इम्प्रिजनमेंट है जो 6 महीने से ज़्यादा है परंतु 7 साल तक है, 6 महीने या ज़्यादा परंतु 7 साल तक। और सिमिलर फंड पे अगर गलत आपने दिया, राइट, इनकम अबाउट द एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, आप समझिएगा, तो इम्प्रिजनमेंट सिमिलर फंड पे है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ऊपर जो सेक्शन 42-43 है वो अप्लाई नहीं होगा पेनल्टी का, एसेट अगर आउटसाइड इंडिया है, नीचे आपको लिखा हुआ है विच इंक्लूड 1 और मोर बैंक अकाउंट मानो आपका, और परंतु उसका जो टोटल है 5 लाख रुपये से कम है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो फिर पेनल्टी घबराने वाली बात नहीं। कई बार ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते, तो ऐसा पेनल्टी नहीं है। और अगर जो हमारा FA शेड्यूल है उसकी टेबल E पीछे ले जाता हूँ, टेबल E के अंदर जो ये देखो टेबल E है जहाँ पे आप साइनिंग अथॉरिटी है। अब वापस उसी पे आते हैं अपन कि इसमें अगर आप कोई भी डिस्क्लोजर नहीं कर पाए साइनिंग अथॉरिटी का तो भी कोई पेनल्टी नहीं है। फ्रेंड्स, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ तो जाते हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना, कि भरना है, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दिक्कत हो सकती है। लास्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ कि भाई अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे डालिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मोटिवेशन इसी तरीके से मिलता है एक स्पीकर को। तो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड।